तो हाँ जी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। और आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देंगे। तो आज की जो टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपके पेपर के लिए 100% इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो टॉपिक है, आज का टॉपिक आपका विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से जो चैप्टर से टॉपिक है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन के बारे में, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके न्यूमेरिकल के लिए भी। ठीक है, जितने पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड यहाँ पर बात करेंगे अच्छे तरीके से और शानदार तरीके से। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे श्रेणी क्रम के बारे में। किसके बारे में? श्रेणी क्रम के बारे में। हेडिंग डाल दीजिएगा सब लोग, सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। श्रेणी क्रम क्रम संयोजन। ठीक है, इस हेडिंग को डालीजिएगा सभी लोग, श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। जो आपका श्रेणी क्रम संयोजन आखिर होता क्या है, इसके बारे में अच्छे तरीके से समझते हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपने कुछ फार्मूले को देखोगे, जैसे आपका फार्मूला था 1/R1, आप R1 इक्वल टू सॉरी R=R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से आपका फार्मूला देखेंगे। तो भाई इसको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से प्रूव करेंगे, और ये इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है श्रेणी क्रम संयोजन? जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को, यहाँ पर क्या भाई प्रतिरोध, यहाँ पर बात करें प्रतिरोध लिया है, तो यहाँ पर जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को, दो या दो से अधिक जितने भी प्रतिरोध हो, उनको संयोजन यानी कि जोड़ने की प्रक्रिया को, ठीक है, क्या कर रहे हैं? जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध, यहाँ प्रतिरोध लिया है ना, जब प्रतिरोध को इस प्रकार से संयोजित किया जाए, यानी कि कॉम्बिनेशन किया जाए, कि वह क्या उसका जो मतलब कह सकते हैं आराम से नॉर्मली, कि अगर कोई भी प्रतिरोध को, दो या दो से अधिक प्रतिरोध है, ठीक है, उन प्रतिरोधकों को अगर हम जोड़ते हैं, तो जो धारा का मान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। मतलब धारा का मान बदलना नहीं चाहिए, धारा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जिसमें धारा समान हो वो आपका क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन होता है। कैसे होता है इसको समझते हैं आपको। मान लीजिए कोई यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं चित्र के हिसाब से एक परिपथ ले लिए। ठीक है, परिपथ यानी कि ये तार है, मान लीजिए इस तार में ये बैटरी है और यहाँ पर बैटरी से हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब इसमें हम कुछ प्रतिरोध ले रहे हैं, जैसे मान लेते तीन प्रतिरोध, एक प्रतिरोध, दो प्रतिरोध एंड तीन प्रतिरोध। ठीक है, कम से कम आप तीन या चार भी ले सकते हैं, मतलब जितना आप ले सकते हैं प्रतिरोध, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया? एक प्रतिरोध, दो प्रतिरोध एंड तीन प्रतिरोध। यहाँ पर तीन प्रतिरोध को हमने ले लिया है। अब यहाँ से प्लस से क्या होता है? भाई बैटरी जोड़ दिया यहाँ पर, इससे क्या होगी? धारा करंट आई प्रवाहित होगी, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर देखिए धारा क्या है? सभी में प्रवाहित हुई, इस प्रतिरोध में भी जाएगा समान धारा। इस प्रतिरोध यानी कि इस प्रतिरोध का नाम देते हैं R1, इस प्रतिरोध का नाम देते हैं R2 और इस प्रतिरोध का नाम देते हैं R3। तीन प्रतिरोध, इसमें वोल्टेज का मान लीजिए इसमें V1 वोल्टेज आ रहा है, इसमें V2 एंड इसमें V3। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये तार से इस परिपथ से धारा क्या होगी? सभी में क्या होगी? समान जाएगी। सभी में धारा क्या हो रही? समान जा रही है। यहाँ पर वही धारा, यहाँ पर वही धारा, यहाँ पर भी वही धारा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रतिरोधों को संयोजित करना है कि जो आपका धारा का मान क्या हो? एक समान हो। धारा का मान क्या हो? हाँ जी, सही कहा आपने। प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। इस प्रकार से जोड़ेंगे, वो आपका श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। फिर से एक बार बता दें क्या? कहें कि हाँ जी, हमें फिर से एक बार समझा दीजिए। देखिए, फिर से दोबारा एक बार बता रहा हूँ। जब दो या दो से अधिक, यहाँ पर दो ले रहे हैं, चाहे दो लेंगे, चाहे दो से अधिक हम तीन लिया है। अब चार लेना चाहते तो चार प्रतिरोध, आप पांच प्रतिरोध लेना चाहते हैं तो पांच प्रतिरोध लीजिए, या कितना भी लीजिए। ठीक है, इन प्रतिरोधों को इस प्रकार से संयोजित किया जाए, मतलब कि जोड़ा जाए, संयोजित किया जाए, कॉम्बिनेशन किया जाए, कि जो प्रत्येक प्रतिरोध में, हर एक प्रतिरोध में, ये प्रतिरोध चाहे हो, ये प्रतिरोध हो, चाहे ये प्रतिरोध हो, चाहे आगे प्रतिरोध, जितना प्रतिरोध ले रहे हैं, सभी प्रतिरोध में क्या होना चाहिए? धारा का मान क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए, समान होना चाहिए, मतलब कि सभी में इक्वल होना चाहिए धारा का मान। ठीक है, ओके, तो यही आपका क्या कहलाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। जैसे लिखेंगे क्या? मान लेते हैं, जब लिख लेंगे, जब डिफिनेशन अगर लिखने का है लिख लीजिएगा। जब दो या दो से अधिक,
अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाए, इस प्रकार संयोजित किया जाए कि जिसमें सभी प्रतिरोधों में धारा का मान ठीक है समान हो। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, सभी प्रतिरोध में धारा का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये आपको क्या कराएगा, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। क्लियर सभी को। यहाँ पर जितने भी प्रतिरोध मान लेते हैं यहाँ पर आपका, अतः हम कह सकते हैं, अतः ये तीनों प्रतिरोध आपका R1 प्रतिरोध है, R2 प्रतिरोध है और आपका कौन है, R3 प्रतिरोध। ठीक है, ये तीनों प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, या हम कहते हैं इसे श्रृंखला संयोजन भी कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये आपका तीन प्रतिरोध और तीनों प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़े कि सभी में धारा का मान क्या हो, एक समान होना चाहिए। चलिए इसको प्रूव करते हैं, फटाफट यहाँ पर सॉल्व करते हैं। कैसे, जो फार्मूला को लाते हैं। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला है। यहाँ पर तीनों प्रतिरोध में धारा क्या रही है, समान रही है, एक समान हो रही। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ तीनों प्रतिरोध में, ठीक है, ऊपर तो लिखे छोड़िए, नीचे नहीं लिख रहे। यहाँ पर तीनों प्रतिरोध में क्या हो रही है, धारा क्या हो रही है, एक समान है। धारा क्या है, इन तीनों प्रतिरोध में समान है। जब धारा समान है तो भाई ओम का नियम क्या होता है, V = IR। ठीक है, V = IR। तो यहाँ पर धारा समान है, I का मान क्या है, समान है, इसको I को कुछ नहीं करना है। ठीक है भाई, वोल्टेज इसका क्या है, V1 है, V2 है, V3 है। तो वोल्टेज यहाँ पर V1 = क्या होगा, कहें कि I रहेगा, I का मान नहीं बदलेगा, सभी में समान है। एंड यहाँ पर R1 प्रतिरोध ले लिए हैं। ठीक है, पहले प्रतिरोध हो गया। एंड दूसरे प्रतिरोध के लिए V2, भाई V2 है वोल्टेज एंड I का मान सभी में समान है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका I का मान क्या होगा, R2 में भी समान होना है। तो यहाँ पर एंड ये आपका R2 हो गया। एंड यहाँ पर दिखाए, हाँ जी, एंड V3 की बात करें, ये आपका R3 हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, समझ गए इसको। हाँ जी, अब यहाँ पर देखेंगे ओम का नियम क्या कहता है। ओके, ठीक है, क्लियर है सभी को ना। हाँ जी, और तीनों प्रतिरोधक का विभवांतर क्या दिया था आपका, V1 है, V2 है, V3 है। ये तो V1 का मान V1, V2 एंड V3 हो गया। आपका धारा प्रतिरोध क्या है, R1 है, R2 है, R3 है। धारा क्या हो रही है आपका I भाई इक्वल है, सभी में समान है। करंट क्या हो रही है, समान प्रवाहित हो रही है। क्लियर सभी को, करंट क्या हो रही है, यहाँ पर समान प्रवाहित हो रही है। ओके, अब क्या करना है प्रतिरोध में, अब यहाँ पर भाई विभवांतर क्या है, अलग अलग V1 है, V2 है, V3 है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुल विभवांतर इसमें कितना लग रहा है, कुल विभवांतर इसमें कितना लग रहा है, इसमें कुल विभवांतर कितना है। कहेंगे कुल विभवांतर के लिए यानी कि V = इन सभी को अगर जोड़ेंगे तो V1 + V2 + V3। ठीक है, इन सभी को जोड़ेंगे ना कि नहीं, बोले कुल विभवांतर के लिए इन सभी को जोड़ेंगे कि नहीं, कहेंगे हाँ जी, कहेंगे कि हम इन सभी को जोड़ेंगे ना। अब यहाँ पर देखिए V = V1 का मान क्या दिया है, कहेंगे V1 का मान IR1 है, यहाँ पर लिख लेंगे IR1 प्लस V2 का मान IR2 है प्लस V3 का मान IR3 हो जाएगा। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पर आपको एक चीज देख रहे होंगे कि इसमें धारा का मान क्या है, इक्वल है, सभी में I है, I है, I है, I है, यानी कि I यानी करंट क्या बाहर निकाल लेते हैं, I को क्या करते हैं हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, बाहर बुला लेते हैं। चलिए V = I को बाहर निकालते हैं, अंदर क्या बचेगा, कहें कि अंदर R1 हो जाएगा प्लस R2 हो जाएगा प्लस R3 हो जाएगा। ठीक है, R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा और R3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि V = क्या है, IR होता है, V = IR। तो V जगह पर IR हम लिख सकते हैं क्या, क्योंकि हाँ जी, एंड ये I हो गया, ये आपका R1 + R2 + R3 हो गया।
ठीक है, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है क्या, नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर करना पड़ेगा। चलिए इसको छोड़े, यहाँ पर इसको इरेज कर ले। क्या इसको भाई, ये चित्र को आप सभी लोग बना लीजिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर रखें, यहाँ पर हम लोग भी की जगह पर क्या लिखे, आई आर लिखे, आई आर इक्वल टू, ये आपका आई बाहर है एंड R1 है प्लस R2 है एंड प्लस R3 है। क्लियर है सभी को। यहाँ पर आई से आई क्या होगा, इस आई को इधर भेजेंगे तो आई से आई कट होगा, यानी कि ये आई इस आई को काट कर देगा, यानी कि R इक्वल टू आपका बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा कुल प्रतिरोध के लिए। इसमें जो परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है, कुल प्रतिरोध कितना है उसको निकालने के लिए आपका फार्मूला हो गया। इसको कहते हैं, इसे ही कहते हैं आपका, अगर श्रेणी क्रम से क्वेश्चन आएगा, श्रेणी क्रम से, श्रेणी क्रम में जोड़िए या श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम, ठीक है, ओके, या हम कहते हैं इसे श्रृंखला, श्रृंखला संयोजन, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन या श्रृंखला क्रम संयोजन इससे बोलते हैं। क्लियर सभी को। अगर आपको इतना क्लियर समझ में आ गया होगा तो फिर आप बात करते हैं हम लोग आपका संयोजन। अब बात करते हैं आपका समांतर क्रम संयोजन के बारे में। देखिए ये जो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग चित्र की बात करें तो चित्र बनाते हैं, फिर से समझते हैं, आराम होगी, ठीक है, आराम से समझेंगे। यहाँ पर देखिए इस, ये आपका परिपथ है गया एंड ये आपका बैटरी आपको लगा दिए, ठीक है, ओके, एंड यहाँ पर हम लोग 3 प्रतिरोध लेंगे। एक प्रतिरोध ये हो गया आपका, दूसरा प्रतिरोध यहाँ पर ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से, एंड तीसरा प्रतिरोध आपका ये प्रतिरोध हो गया। यहाँ पर हमने क्या करा कि 3 प्रतिरोध को ले लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा कि 3 प्रतिरोध को हमने लिया है। ये आपका मान लेते हैं R1 प्रतिरोध है, ये आपका R2 प्रतिरोध है एंड ये आपका R3 प्रतिरोध है। इसमें से धारा भाई प्लस से निकलेगी, आई करंट निकलेगी, लेकिन यहाँ पर देखेंगे जब करंट निकल रही है, जब करंट निकले तो 3 भाग में बट, एक यहाँ पर जाएगी आज करंट, इसमें भी जाएगी एंड इसमें भी जाएगी। मतलब करंट क्या हो रहा है, यहाँ पर बदल रहा है, सभी में समान करंट नहीं जा रहा है, इक्वल नहीं है। यानी कि इसमें I1 करंट जा रहा है, मान लेते हैं इसमें I2 करंट जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है I2 करंट जा रहा है एंड इसमें I3 करंट प्रवाहित हो रहा है। यानी कि तीनों में देखिए अलग अलग करंट क्या हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वोल्टेज क्या होगा, इसमें इसमें वोल्टेज क्या होगा, विभवांतर क्या होगा, चलिए विभवांतर क्या होगा इसमें, क्योंकि विभवांतर क्या होगा इसमें समान हो जाएगा। इसमें क्या, इसमें भाई प्रतिरोध तो भाई 3 है प्रतिरोध, यहाँ पर हमने 3 प्रतिरोध को लगा दिया, लेकिन तीनों प्रतिरोध में क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, अलग अलग जा रहा है। I1 हो गया, यहाँ पर I2 हो गया, यहाँ पर देखिए कि इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, मतलब कि करंट क्या हो रहे हैं, बट रहे हैं। इसमें विभवांतर क्या होगा, इसमें विभवांतर होगा आपका समान, इसमें विभवांतर क्या होगा आपका एक समान होगा। तो कैसे भाई इसको डिफाइन करेंगे, कहेंगे जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को इस प्रकार से संयोजित करें, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को इस प्रकार से संयोजित किया जाता है कि जिसमें जिसमें आपका क्या हो रहा है, विभवांतर एक समान हो, विभवांतर क्या हो, एक समान हो, वो आपका समांतर संयोजन, ठीक है, कहलाएगा। लिखेंगे जब जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाए, जिसमें विभवांतर एक समान हो, जिसमें प्रतिरोधों में विभवांतर क्या हो, जिसमें प्रतिरोधों में विभवांतर, इसमें प्रतिरोधों में आओ, प्रतिरोध लिख लीजिएगा, प्रतिरोधों में विभवांतर एक समान, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है प्रतिरोध में आपका, अगर प्रतिरोध क्या हो रहा है इसमें R1 R2 R3, ठीक है, 3 प्रतिरोध हो गए, इसमें करंट I1 हो गया, I2 हो गया, R3 हो गया, मतलब करंट क्या हो रहा है, बदल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग हो रहे हैं करंट। तो इसमें क्या होगा, विभवांतर आपका समान होगा, यानी कि जब विभवांतर आपका समान होगा, क्या होगा आपका विभवांतर समान होगा। तो अगर ओम के नियम से हम बात कर लेते हैं, ओम का नियम क्या कहता है, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, ठीक है, V इक्वल टू I R होता है,
ठीक है, यही होता है ना, कहेंगे कि हाँ जी आपका v इक्वल टू आई आर, यही होता है v इक्वल टू आई आर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बनाना। अब यहाँ पर देखिए जब विभवांतर समान होगा तो खाई करंट क्या होगा, आई वन आर। ठीक है, करंट क्या हो रहा है, v इक्वल टू कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, करंट एक समान हो रहा है कि विभवांतर एक समान हो रहा है, कहेंगे विभवांतर एक समान। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, कहेंगे कि आपका v इक्वल टू आई वन आर वन हो जाएगा, v इक्वल टू आई टू आर टू हो जाएगा, एंड v इक्वल टू आई थ्री आर थ्री हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा, कुल धारा निकालना पड़ेगा ना भाई, बोलेंगे प्रवाहित कुल धारा, इसमें जो कितनी धारा प्रवाहित हो रही है निकालना पड़ेगा, बोलेंगे एक बार फटाफट। ओके ओके जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, चलिए बताएंगे। इसमें कुल धारा निकालना है, कुल धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, कुल धारा कितना प्रवाहित हो रहा है बताएंगे, कुल धारा कितना, यानी कि क्या होगा, ये आई इक्वल टू वी अपन आर हुआ कि नहीं होगा, आई इक्वल टू वी अपन कुल धारा निकालने के लिए इस फार्मूला को ठोके क्या, कहें कि आई का मान आई वन है आर वन है, ठीक है, वी का मान आई वन आर वन है, तो यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, क्या बोलेंगे, पुट करें डायरेक्ट ये अलग अलग करके करेंगे। चलिए यहाँ पर रखते हैं आपका, इसी अगर कहूँ तो ये आपका बनेगा, इसको करें। ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं इस वाले को। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आई वन इक्वल टू वी अपान आर वन लिख सकते हैं क्या, वी आई वन इक्वल टू वी अपान आर वन रख सकते हैं क्या, हाँ जी। आई टू इक्वल टू वी अपान आर टू रख सकते हैं क्या, बोलेंगे आई टू इक्वल टू वी अपान आर टू रख सकते हैं, एंड आई थ्री इक्वल टू वी अपान आर थ्री कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया, ये तीनों इतना समझ में आ गया, कहीं कि हाँ जितना समझ में हमको आ गया, आई थ्री को वी अपान आर थ्री हो जाएगा, आई टू को वी अपान आर टू हो जाएगा, एंड आई वन को वी अपान आर वन हो जाएगा। एंड यहाँ पर कुल धारा निकालने के लिए, कुल धारा का निकालने के लिए कुल धारा, तो आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो आई इक्वल टू वी आई वन का मान क्या होगा, कहेंगे वी अपान आर वन हो जाएगा, प्लस वी अपान आर टू हो जाएगा, एंड प्लस वी अपान आर थ्री हो जाएगा। तीनों कुल धारा निकालने, क्या करें, कुल धारा कितना हो रहा है, तो ये आपको तीनों को जोड़ देंगे। v को लिख सकते हैं आपका v अपान आर लिख सकते हैं, एंड यहाँ पर v कॉमन होगा कि नहीं, तीनों में देखिए यहाँ पर भी v है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो v कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर वन बटे आर वन हो जाएगा, प्लस वन बटे आर टू हो जाएगा, एंड प्लस वन अपान आर थ्री हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा, इतना आपको हो जाएगा ना, बोलेंगे समझ में आएगा, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, ये इतना समझ में आ गया क्या। अब यहाँ पर देखिए v और v क्या होगा, कट जाएंगे, v क्या होंगे, कट कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, कहें कि यहाँ पर बचेगा आपका वन अपान आर इक्वल टू वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू प्लस वन अपान आर थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला क्या है, ये आपका समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला है। तो कितने लोगों को समझ में आ गया, फटाफट बताएंगे एक बार, आप लोग को इतना समझ में आया कि नहीं है, तो नहीं आया हुआ तो फिर से एक बार कमेंट में करेंगे। ठीक है, और एक बार अगर दोबारा नहीं समझ में आया हुआ तो दोबारा भी आप वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, एंड बताएंगे कि इसमें आपको न्यूमेरिकल लाएंगे कि नहीं लाएंगे, आपको न्यूमेरिकल चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अगर न्यूमेरिकल चाहिए तो आप लोग सभी लोग, मेरे प्यार दोस्त, मेरे प्यार भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे हाँ हमें न्यूमेरिकल चाहिए इस पर। ठीक है, और बहुत सारे न्यूमेरिकल कराएंगे जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। फटाफट एक बार कमेंट में जरूर आप बता दीजिए क्या आपको न्यूमेरिकल की आवश्यकता है, आप न्यूमेरिकल करना चाहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, समझ में आएंगे। एंड और भी आपको जितने भी नेक्स्ट टॉपिक जो आपके लिए जरूरत है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसके लिए भी आपको फटाफट कमेंट में जरूर कमेंट करेंगे। एक बार फिर मिलते हैं, ओके बाय।